हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप अपना दमखम दिखा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 6th 7th 8th के ओलंपियाड्स के साथ साथ प्री आरएमओ एनएसजीएस एनटीएससी इन सब की प्रिपरेशन हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आप लोग अपना पूरा 100% दे रहे हो, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कमेंट्स वगैरह देखता रहता हूं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी बात बतानी है, वो ये कि स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक चीज सोची है, वो ये कि ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेशन वाली अगर बात करें तो प्रैक्टिस सेशन भी हम देखेंगे। लेकिन मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है वो ये कि स्टूडेंट्स के अभी बीच में कुछ स्कूल से रिलेटेड कोई टेस्ट वगैरह या ऐसा कोई प्रोग्राम चलाता है, ठीक है ना। तो उस समय बच्चों ने कहा कि सर हमारे अभी मैं क्लास स्किप कर दूंगा और क्या है कि मैं ना है आपकी क्लास बाद में देखूंगा, कोई बात नहीं। तो आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए एक चीज मैंने सोची है, वो ये कि जैसा हमारे स्कूल का पैटर्न होता है, ठीक है, हमारे स्कूल का ऐसा पैटर्न होता है जैसे कि वहां पे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वेरी शॉर्ट वेरी लॉन्ग और वन वर्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैच द कॉलम आता है, फिल इन द ब्लैंक, स्टूडेंट फॉल्स, इस टाइप के जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखने वाले हैं बहुत जल्दी, ताकि हमारे स्कूल लेवल की जो प्रिपरेशन है वो भी शानदार हो सके। और इस प्रिपरेशन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सभी टीम जो है आप लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प कर रही है और आप इनके साथ में मिलकर के आप अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, जैसा कि मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ओके, फटाफट से इस काम को कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और देखिए, बेल आइकन को प्रेस करने से आप लोगों को क्या फायदा होगा, आप लोगों को यह फायदा होगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फटाफट इस काम को करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत है और किसी भी तरह का कोई कमेंट है, किसी तरह की कोई बात है, किसी तरह की परेशानी आपको हो रही है या कोई क्वेश्चन आप लोगों को सता रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन यहाँ पे उसको डिस्कस करेंगे 100%। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें और कुछ जानकारी आप लोगों को दे दूं, वो ये कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। वहां पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से आप लोगों को जो फायदा होने वाला है वो ये कि आप यहां से हमारे द्वारा जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, नोट्स, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इन सभी की मैं बात कर सकता हूं। ये सब आप इजीली यहां से विदाउट एनी कॉस्ट, फ्रीली, बिल्कुल फ्री आप यहां से एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार और जबरदस्त कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 6 क्लास के लिए अलग, 7th क्लास के लिए अलग और 8th क्लास के लिए अलग, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो 6 क्लास के लिए पाथ है वो है t.me/ttb06। 7th क्लास की अगर हम बात करें वो है t.me/ttb07। 8th क्लास की अगर हम बात करें वो है t.me/ttb08। 9th क्लास के लिए हो जाएगा t.me/ttb09 और 10th क्लास के लिए हो जाएगा हमारे पास t.me/ttb010। तो सभी क्लासेस के लिए अलग अलग पाथ बना हुआ है, सभी क्लासेस के लिए अलग अलग चैनल बने हुए हैं जहां से आप इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और विदाउट
एनी कोर्स, बिल्कुल फ्री आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और भी शानदार और फाड़ू तैयारी करने के लिए, जैसा कि जिन स्टूडेंट्स ने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के साथ में सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्हें यहां से बहुत ही ज्यादा और शानदार तरीके से प्रिपरेशन मिल रही है। जैसा कि उनके पास में एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हार्ड कॉपी यहां से मिल रही है उन बच्चों को। और इसके अलावा जो हमारे मॉड्यूल के पीछे की एक्सरसाइज हैं उसका तो कहना ही क्या है। एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 3, ये सब आप लोगों को मिल रहा है। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो फटाफट से मैं आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के बारे में बहुत ही शानदार और जो आप लोगों के लिए बहुत ही अनोखा है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग जाना होगा, देखना होगा, जहां पे आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स और बहुत कुछ। इसके अलावा ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूं जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स के पीछे जो एक्सरसाइज हैं उनके भी आपको सॉल्यूशन यहां से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टूडेंट जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो आप हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे और यहां आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। और डिस्काउंट का नाम आते ही हर हिंदुस्तानी की चेहरे पे एक अलग ही चमक हो जाती है। ठीक है, अब ये जो 30% का डिस्काउंट है ना, उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि आपको मेरा कोड यूज करना होगा जो कि है VR लाइव। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 6 क्लास के लिए यहाँ पे जो अमाउंट लिखा हुआ है वो है कितना, वो है 9000। अब इसका 30% कितना हो जाएगा, 2700। ये डिडक्ट होने के बाद जो पेबल अमाउंट है वो है 6300। ये अमाउंट आपको पे करना होगा और इसमें आपको ये सब कुछ मिल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ओलंपियाड्स लेवल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। स्टूडेंट जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करते हैं तो ये जो 6300 का अमाउंट है आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे नेट बैंकिंग, आपको जिसमें सुविधा लगे, आपको जिसमें एक सहूलियत हो, जिसमें आपको आसान लगे, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई हो सकता है टेक्निकल कोई चीज हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, 9549041111 पे कॉल कर देना है और आपकी समस्या का समाधान आपको यहां से मिल जाएगा। इसके अलावा अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है, वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, अब इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को, जैसा मैंने जस्ट अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, वही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आप लोगों को फायदा ये होगा स्टूडेंट्स कि आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल अनोखे और डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम अपने आप को पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ओके, देख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पाथ फॉलो करना है और आप इजीली टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ में जुड़ जाएंगे। यहाँ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और आप लोगों तक स्टडी मटेरियल भी पहुंच जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर आज जो देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड किसको, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया, चलें आगे।
चलिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आज जो हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, और इसके अलावा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हम करने वाले हैं। टेंशन वाली बात नहीं, बहुत प्यारी और बहुत ही मजेदार, मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एग्रोनॉमी के बारे में। व्हाट इज एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। किससे डिराइव हुआ है? ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है बेटा, जिसका मीनिंग क्या होगा? जिसका मीनिंग होगा एग्रोस। अब हम बात करें मीनिंग्स, मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि खेती बाड़ी से जो संबंधित है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, इट इज डिफाइंड एज एग्रीकल्चरल साइंस डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। पहले लैंड्स को क्लियर करना होता है, उसको जमाना होता है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, पानी वगैरह। अपन इरिगेशन में अपन ने बहुत सारे टाइप्स वगैरह वहां पे देखे हैं। एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोइल, एग्जैक्टली, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट लास्ट अगर हम बात करें, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल science that deals with the method which provide favorable environment to the crop for the higher productivity। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम पे जो है एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था या फिर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बिल्कुल मिल रहा था। पहले लैंड्स ज्यादा थे, ऐसी बात नहीं। एग्रीकल्चर जो जमीन हुआ करती थी, लैंड्स वगैरह जो होते थे वो ज्यादा थे, लेकिन ऐसा हुआ बरखुरदार कि एक तरीके से अब पॉपुलेशन तो ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अब छोटे से लैंड में हम लोग जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि हमने जो हमारी प्रैक्टिसेस वगैरह की हैं, उसके पीछे वही रीजन है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्यों इंपोर्टेंस है, कैसे, किस वजह से? अरे भाई एक बात बताओ, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, है ना? समझ में आया ना? समझ में आया कि अगर ये होगा ही नहीं, ऐसा हो रहा है ना कि हर आदमी जो है नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मजबूरी में एक अलग चीज हो जाती है कि यार यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो एक केस अलग हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, people depend on a wide range of agricultural products in almost all aspects of life. Example, nutrition is a key determinant of human health। बिल्कुल सही बात है, जिससे हम बता सकते हैं कि ह्यूमन की जो हेल्थ है वो कैसे ग्रो होगी। प्रोवाइडर ऑफ एनर्जी, फ्यूल, वुड, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फाइबर वगैरह हमें इनसे मिल रहा है। एग्रीकल्चरल इज अ की ऑफ हेल्दी बायोस्फीयर, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग जो है या प्लांट्स वगैरह जो है कहीं ना कहीं तो यार एक तरीके से हम कह सकते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है और वो इकोसिस्टम को बैलेंस किए हुए। एग्रीकल्चर इज अ की इकोनॉमी ड्राइवर, इट इज अ सेंट्रल टू। फर्स्ट हम बात करें इंडिविजुअल लाइवलीहुड, सेकेंड है पुवर्टी अलाइवेशन। नेक्स्ट हम बात करें नेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो जीडीपी वगैरह की अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं किसी भी देश की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जो प्रैक्टिसेस वगैरह हम करते हैं एक बार फटाफट से देखते हैं। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सोइंग, जो बेहतर क्वालिटी का हमें जो बीज है उसको यूज करना पड़ेगा। जब हम सीड्स वगैरह यूज कर रहे होंगे तो उसमें अगर किसी तरीके की कोई कमी लगती है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके उसमें मैन्योर या फर्टिलाइजर्स का यूज करना होगा। मैन्योर तो बहुत कम, लेकिन फर्टिलाइजर्स ही ज्यादा होते हैं। इरिगेशन, पानी पिलाना पड़ेगा, बिना पानी के तो कुछ हो ही नहीं सकता। वीडिंग, अगर मान लीजिए कुछ और भी अगर उसके साथ में जो नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको हमें हटाना होगा। हार्वेस्टिंग, जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी तो उसको काट करके फिर उसके बाद में थ्रेसिंग, और उसके बाद में हम बात करते हैं स्टोरेज। अगर हमारे पास में स्टोरेज नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा या फिर हमें मार्केट में सेल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज जो हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, जहां पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। बताइए क्या होगा। The same kind of plant grow and cultivated on the large scale at a place is called, ऑप्शन आप लोगों के पास में है
नेक्स्ट हम बात करें द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सोइल। सी है हमारे पास डैमेज सीड फूड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर एंड लास्ट डी इज फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सोइल एसेंशियल। बताइए क्या होगा आंसर। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे। अरे भाई एक बार बताओ, अगर हम एक किसी लार्ज स्केल पे किसी चीज को कर रहे हैं दैट इज नॉन एज क्रॉप। क्लियर? ऐसा थोड़ी ना कि सभी ने जो है एक जैसे काम कर लिया, लेकिन अगर अपन खेत खलिहान को देखें तो बहुत लार्ज स्केल पे होता है। नेक्स्ट हम बात करें द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज प्रिपरेशन। उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। एग्जैक्टली प्रिपरेशन हो चुका है, क्रॉप हो चुका है। डैमेज सीड वुड किसकी वजह से? फ्लड। नेक्स्ट हम बात करें ग्रोइंग जो है सफिशिएंट सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। यहां पे आप लोगों को बताना है मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम बी। खरीफ क्रॉप के बारे में बताया गया है, किससे रिलेटेड होगा बताओ? मुझे लग रहा है डी या ई में से एक होगा। ठीक है, बाकी के जो तीन है रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक मैन्योर की अपन बात कर रहे हैं। बताइए क्या होगा आंसर। आप लोगों के पास में मात्र 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड में फिर उसके बाद तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा आंसर। बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 का आपको आंसर बताना है फटाफट से। क्या होगा बेटा बताओ? आंसर होगा हमारा, अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप के बारे में, अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप के बारे में तो आप लोगों को पता है खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें पैडी एंड मैथ। ठीक है, रबी क्रॉप की अगर अपन बात करें तो यहां पे आप लोगों को बहुत इजीली नजर आ रहा होगा वीट, ग्रेन एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर अपन बात करें तो यूरिया। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक मैटर्स के बारे में तो वो हो जाएगा हमारे पास में एनिमल एक्सक्रीट, मतलब जो एनिमल से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एज अ मैन्योर की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं। फटाफट से इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इन द सेंस मतलब ये हो सकता है कि हम जो है अब स्कूल लेवल पे जब चलेंगे तो वहां पे हो गया। चले नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में बताना है। आप लोगों को बहुत इजीली आंसर ये पता होगा। खरीफ क्रॉप की अगर अपन बात करें पैडी और मैच जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है। रबी क्रॉप की अगर अपन बात करें तो जस्ट हम लोग देख करके हैं, इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं फटाफट से, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल। सोइंग क्या होगा, वीडिंग क्या होगा और थ्रेसिंग क्या होगा। प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, देखिए अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ द सोइल के बारे में तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी फसल के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए। क्योंकि इस वक्त क्या होगा, अगर सोइल की अच्छे से देखरेख नहीं हो रही है या सोइल की हमने जांच पड़ताल नहीं की है या उसको चेक नहीं किया गया है या फिर
किसी तरह का कोई डैमेज है तो आप इसके बाद में होने वाले जितने भी एक्सपेंस है, खर्चे हैं, तो उनको करना नहीं करना बराबर है। समझ रहे हो? जो पहली स्टेप है अगर वही ढंग से नहीं हुई तो आगे की सभी स्टेप्स क्या हो जाएंगी, गड़बड़ा जाएंगी। इसी वजह से क्या किया जाता है, सॉइल को तैयार किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सके और जो भी क्रॉप हम करना चाह रहे हैं उसको हम हमारे हिसाब से या एक तरीके से जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है उतना प्रोडक्शन हम उससे ले पाए। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करें सोइंग। सोइंग के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि सीड का जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सीड को जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूज कर रहे हैं दैट मीन्स जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो भी एक अच्छा ही होगा। अगर हम एक घटिया क्वालिटी का सीड यूज कर रहे हैं, मतलब फार्मर के रेफरेंस में बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तो जो ऑब्वियसली यार सिंपल सी बात है, अगर आप बेकार यूज कर रहे हो तो जो प्रोडक्शन होगा वो भी किस तरीके से होगा, बेकार ही होगा। अब हम बात करें वीडिंग। हमारी फसल बहुत अच्छी हो रही है, हमने सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या हुआ कि जो वीडिंग इन द सेंस खरपतवार, ठीक है ना, कि जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, एक दो तो चलता है, उस एक दो ने क्या कर दिया, अपनी ग्रोथ इंक्रीज करी। अब ग्रोथ होगी तो क्या होगा, वो जो हमने लगाया हुआ प्लांट्स है उनको क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। वीडिंग भी करना जरूरी है, उसको देख रेख करना जरूरी है। अगर वीडिंग वगैरह या वीड्स वगैरह अगर उग रहे हैं, खरपतवार आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वहां से रिमूव करना होगा। थ्रेसिंग की अगर अपन बात करें, अब आपने इतना सब कुछ किया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमें देखने को मिला, अगर उसको काटेंगे नहीं तो फिर पैसा कैसे आएगा, ठीक है ना। ये सभी स्टेप्स इसी के बारे में जानकारी दे रही है, फटाफट से एज इट इज इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब उनके डंठल से निकाला जाता है उनको, है ना, फटाफट से लिख लीजिए। लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो। प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेसिंग। हो गया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। देखिए, अगर हम बात करें मैन्योर के बारे में, तो मैन्योर से एक तरीके से हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, जो मैन्योर चीजें हैं या हम बात करें जो हमें मिल रही है नेचर से, ठीक है ना, नेचुरली है सारी चीजें, इनसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर से, तो इनसे हमें नुकसान ज्यादा है। हाँ, मान सकते हैं कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, लेकिन यार एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो उसको हम मजबूर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, ठीक है। जब तक उसकी क्षमता है, जब तक उसके पास में कैपेसिटी होगी, तब तक तो वो क्या करेगी, इजीली ग्रो करेगी। अदरवाइज क्या होगा, टाइम ऐसा आएगा कि जो वो लैंड है वो कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, ठीक है। मैन्योर की अगर हम बात करें, हो सकता है कि हमें रिजल्ट या प्रोडक्शन कम मिले, लेकिन उसकी जो फर्टिलिटी है वो हमेशा बनी रहेगी। फर्टिलाइजर के बारे में अगर अपन बात करें तो ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में तो ये कैसे होंगे, बिल्कुल प्लांट्स वगैरह से ऑर्गेनिक हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें, अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है। मैन्योर जो होते हैं ये फील्ड्स वगैरह में
प्रिपेयर किया जाता है, काउ डंग वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो ह्यूमस है ना, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रॉप के लिए दोस्त से उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। यह मैंने आप लोगों को पहले क्लियर किया हुआ है। इसमें क्या होगा, होते तो हैं लेकिन लेस अमाउंट में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फटाफट से कॉपी करो बेटा। हो गया, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन व्हिच कंजर्व वाटर। इरिगेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें प्लांट्स को या हमने जो क्रॉप प्रोडक्शन किया है उसको पानी पिलाने से मतलब होता है, ठीक है, एक तरीके से उसको पानी पिलाया जाना। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो इतनी प्रैक्टिस करी है या हम एक तरीके से इतनी जो मेहनत हम लोगों ने करी है, अगर हम पानी ना दें, या पानी ऐसा नहीं कि पहले के टाइम पे नहीं दिया जाता था, दिया जाता था। पहले मेहनत ज़्यादा होती थी और इतने संसाधन भी नहीं थे, इतने सोर्सेस वगैरह नहीं थे जितने आज के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं। और जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में अगर अपन बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा वेराइटी वाली चीज़ें हमारे पास में हैं जिनके थ्रू हम ड्रॉप या ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, स्प्रिंकलर मेथड जो हमने देखा है क्लासेस के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इन तरीकों से प्लांट्स को क्या दिया जा रहा है, पानी वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि नुकसान पानी का कम हो, ओके, और जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स को उतना ही उन्हें पानी दिया जाए। पहले के टाइम पे क्या होता था, पानी दिया जाता था लेकिन क्या होता था कि एक जगह पे तो ज्यादा पानी चला गया, दूसरी जगह पे कम चला गया, तीसरी जगह पे कुछ गया ही नहीं, ऐसा कुछ हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन वाला मेथड और स्प्रिंकलर मेथड यूज कर रहे हैं, जिनके थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट, कहने का मतलब जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके एक एक पार्ट तक क्या है, इजीली पानी प्रोवाइड हो जाता है, और जिससे जो फसल हो रही है, जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा होता है। फटाफट से देखते हैं, फटाफट से आंसर लिख लीजिए। The artificial method of watering the plants for assisting in their growth is called irrigation. Main source of irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers. मेथड्स की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, हो गया, लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिया ना, चलें आगे। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप इरिगेशन मेथड किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इफ व्हीट इज शोन
in the kharif season what would happen, discuss। क्या होगा? तो आंसर है हमारा wheat crop is sown from November December to March April, it grow in winter and require less water। if wheat sown in खरीफ सीजन, अगर हम इसको खरीफ के सीजन में उगाते करते हैं, इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज कंसिडरेबली। ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज को लगाएंगे तो वो उगेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सर है ना, है हमने तो लगाया था लेकिन हमारे घर पे तो, अरे घर पे उगाना या ऐसा थोड़ी ना कि हमारे घर पे, अभी कई लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है ना, तो गार्डनिंग के शौक में वो इस टाइम पे इस सीजन में कुछ भी कर लेते हैं, तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल रहा है, ठीक है, उसको एक केयरिंग मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें इतना बड़ा लैंड और उसको पानी की ऑलरेडी कमी चाहिए और वहां से क्या है, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, तो उलझन तो होगी ना, प्रोडक्शन होगा लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करते हैं, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन द फील्ड। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम कंटिन्यूअसली किसी भी क्रॉप फील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली हम क्रॉप प्रोडक्शन करते जा रहे हैं, ये काट दिया फिर उसको लगा दिया, फिर इसको काट दिया उसको लगा दिया, इसको काट दिया उसको लगा दिया, तो धीरे 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 क्या होता है, उसकी जो फर्टिलिटी है सोइल की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और धीरे धीरे वो जमीन कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, वहां पे हम कुछ नहीं उगा सकते। इसीलिए कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड्स होते हैं उन्हें क्या कर देना चाहिए, फ्री छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, व्हाट आर द वीड्स। ये तो यार मतलब चौथी बार आ रहा होगा आज में, फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लो फटाफट से, ठीक है। हो गया, लिख लिया बेटा, लिख लीजिए फटाफट से। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहां पे, सनफ्लावर इज अ ऑयल सीड क्रॉप, सीरियल क्रॉप्स, रूट क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द मेन यूटिलाइजेशन ऑफ सीरियल क्रॉप्स, आंसर बताने हैं, ऑप्शन 4 है आप लोगों के पास में। फटाफट से मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, फटाफट से बताओ क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, सनफ्लावर इज अ, सनफ्लावर क्या है बताइए। अरे यार सनफ्लावर की अगर बात की जा रही है, सनफ्लावर इज अ ऑयल सीड, ए इज करेक्ट आंसर। द मेन यूटिलाइजेशन ऑफ सीरियल क्रॉप इज, बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारे पास, दे आर सोर्स प्रोटीन, दे आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर गुड सोर्स ऑफ ऑयल,
दे आर सोर्स ऑफ मेडिसिन। क्या होगा आंसर? बताओ फटाफट से आंसर। सीरियल क्रॉप की बात की जाए बताओ 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 फटाफट से क्या होगा आंसर? द मेन यूटिलाइजेशन ऑफ सीरियल क्रॉप, दे आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बी इज करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, growth and management of vegetables especially comes under agronomy, aquaculture, horticulture या olericulture. Improvement in food resources is done for protect and renew soil fertility and natural resources base, optimize the management and use of the farm resources, reduce the use of non-renewable sources and purchase production inputs, all of the above। क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप लोगों के पास में है। बताइए फटाफट से। देखिए, ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल्स, एक मिनट। देखिए यहां पे जो स्पेशली जो बात हो रही है ना, वो हो रही है वेजिटेबल्स को लेकर ही। तो वेजिटेबल्स को जिसके अंदर काउंट किया जाएगा दैट इज ओलेरीकल्चर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज इज डन फॉर प्रोटेक्ट एंड रिन्यू सोइल फर्टिलिटी। देखिए, इंप्रूवमेंट ऑन फूड रिसोर्सेज that is correct. Optimize the management and use of farm resources, that is also correct answer. Reduce the use of non-renewable resources and purchased production input, that means all of the above are correct. डी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। एक बार मैं पेन लेता हूं। देखिए, टाइप ऑफ क्रॉप विच में अ गुड सोर्स ऑफ मेडिसिन। गुड सोर्स है किसका? मेडिसिन का। फूडर क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, रूट क्रॉप या ऑयल सीड क्रॉप। ध्यान रखना किस में यूज होने हैं? मेडिसिन में यूज होनी है। और मेडिसिन में आप लोगों को पता होगा, एक बार बता दूं मैं आप लोगों को, काढ़ा खाया क्या मतलब काढ़ा पिया हुआ है ना, तो उससे समझ जाओगे आपकी। हाँ, ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज टर्म्ड एज वेडिंग, सोइंग, ट्रांसप्लांटेशन एंड प्लफिंग। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बताइए फटाफट से। टाइप ऑफ अ क्रॉप विच में बी अ गुड सोर्स ऑफ मेडिसिन। काढ़े से आपको याद आ रहा होगा, कुछ जड़ें जैसी होती हैं, है ना? जड़ टाइप होती है ना। जब जड़ें हैं तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? रूट क्रॉप। हमारा जो आंसर होगा बेटा वो होगा रूट क्रॉप। और यहां से नर्सरी से अगर अपन बात करते हैं, किसी फील्ड वगैरह के अंदर अगर लगाया जा रहा है, दैट इज नॉन एज ट्रांसप्लांटेशन। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। और यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8। The unwanted wild plants growing along with the crop plants are called weed, seedling, minor crop and grasses. Which one of the following does not cause plant disease? बताइए क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर?
अरे भाई जो अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स हैं वो अगर हमारी क्रॉप प्लांट के साथ में उग रहे हैं तो उसको किसके अंदर काउंट किया जाता है बेटा? उसको काउंट किया जाता है वीड्स के अंदर, ठीक है। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज प्लांट डिजीज? इनमें से प्लांट डिजीज नहीं होती है, वायरस की वजह से हो जाएगी, बैक्टीरिया की वजह से हो जाएगी, फंजाई की वजह से हो जाएगी, लेकिन प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन? नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल विच आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स आर? बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर बताना है आप लोगों को। अरे भाई एक बार बताओ, यहां पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, मॉट हम बात कर रहे हैं, चैन बम की हम बात करें, राहत की हम बात करें, ये सभी के सभी कैसे मेथड है? ये ट्रेडिशनल ही मेथड है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केमिकल विच आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वीड्स आर। वीड जो होते हैं वो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो हमने क्रॉप लगाई है उसी के साथ में ग्रो करते हैं। इनको हटाने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए हमें किसकी यूज करना होता है? हमें यूज करना होगा वीडीसाइड्स का। किसका यूज करना होगा? हमें वीडीसाइड्स का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 और 12। फटाफट से देखिए, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं क्या होगा हमारा आंसर। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज स्ट्रक्चर फूड ग्रेन आर स्टोर्ड? ऑप्शन ए है सिलोस, जूट बैग्स। नेक्स्ट हम बात करें ग्रेनरी या ऑल ऑफ दीज। फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर द सोइल बिकॉज 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 बताइए क्यों 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 ऐसा क्यों होता है? बताइए। स्टोरेज स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, सिलोस के अंदर भी होता है, जूट बैग के अंदर भी होता है, ग्रेनरीज के अंदर भी होता है। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। नाउ फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर सोइल बिकॉज दे इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी। अच्छा देखो कितना अच्छे से बेवकूफ बनाया। दे कॉज सोइल पोल्यूशन, करेक्ट। प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, नहीं। केमिकल प्रोवाइड करना है। दे आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट। हमारा जो आंसर होगा हार्मफुल। हार्मफुल क्यों है? हार्मफुल इसलिए है दे कॉज सोइल पोल्यूशन। सोइल पोल्यूशन हो रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे जो पोल्यूशन है इसी के साथ में हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 की हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ द सोइल प्रिपरेशन? ऑप्शन ए है हमारे पास वीट, मैज, राइस, मस्टर्ड। ऑप्शन ए है कि बी और सी और डी है हमारे पास। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 का आंसर क्या होगा? बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? दैट इज सी, राइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ सॉइल प्रिपरेशन? सॉइल प्रिपरेशन की अगर अपन बात करें तो इट इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, दैट इज करेक्ट। हेल्प इन सॉइल रिटेनिंग वाटर, करेक्ट है। सोइल बिकम लॉस फॉर रूट्स टू पेनिट्रेट, बिल्कुल सही है। दैट मींस हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 की हम बात करें, फर्टिगेशन इज अ न्यू मेथड टू अप्लाई। बताइए मैन्योर, फर्टिलाइजर, वाटर, बोथ। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, इन डेस सोइल फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर? बताइए। दैट इज करेक्ट आंसर। देखिए फ्रीक्वेंट इरिगेशन इज रिक्वायर्ड सैंडी सोइल, ठीक है।
ए आंसर भी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी देखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार रिवीजन करना है और जो हमने पढ़ लिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में एक बार इसको रिवाइज करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो कि सर मुझे ये टॉपिक एक बार फिर से देखना है, अपन यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन होने की कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।